हेलो गाइज, वेलकम टू एंट्रेंस वर्ड चैनल। आप लोगों की बहुत दिन से हमें क्वेरी आ रही थी कि सर आप अपना यूपीएससी जीएसआई का इंटरव्यू शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज अपना 2021 का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की वो क्वेरी हो, चाहे वो आपकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, चाहे आपको कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड हो। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके। तो ये पीडीएफ हम आपको वीडियो की कमेंट में पिन कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक आपको आप डायरेक्टली ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन या टेलीग्राम जैसे जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इस पे फॉलो करने से आपको फायदा ये होगा कि अगर आप कोई डायरेक्ट क्वेरी है आपकी और आप ग्रुप में पूछना नहीं चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज से ये चीज़ पूछ सकते हैं। चलो समझ लेते हैं कि ये इंटरव्यू इसका कैसा होता है, किस तरीके का इंटरव्यू होता है, कितने बोर्ड मेंबर्स होते हैं, तो एवरीथिंग। ठीक है, तो आप लोग हर चीज़ जानने को पाएंगे, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इंटरव्यू मार्क्स हैं, ठीक है, प्रीवियस पैटर्न इसका क्या है लास्ट 3 इयर्स का, तो ये चीज़ हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। तो लास्ट 3 ईयर में अगर आप देखेंगे तो 2019 में जो मैक्सिमम मार्क्स मिला था वो 146 मिला था, जो मिनिमम मार्क्स मिला था वो 80 मिला था, और जो इसका एवरेज था वो 119 मार्क्स था। यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे वो 13 हुए थे। फिर आप उसके बाद 2020 का ट्रेंड देखिए, 2020 का, तो इसमें 144 मैक्सिमम मार्क था, 90 जो है मिनिमम मार्क्स था। ठीक है, एवरेज सेम था लगभग वही है, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 5 थे। अगर इसके बाद में आप 2021 का आप ट्रेंड देखेंगे तो 2021 में आपको दिखेगा कि मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 140 थे, और जो मिनिमम मार्क्स थे वो 108 थे, तो इसका एवरेज जो है 123 मिला। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम मार्क्स देखिए आप बढ़ा के दिए गए हैं। टोटल कैंडिडेट्स जो थे वो 6 थे। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स जनरली जो है आपके बोर्ड मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन बोर्ड मेंबर आपको कितना मार्क्स देना चाहता है। ठीक है, लेकिन आप मान के चलिए आप मैक्सिमम 150 स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जियो फिजिक्स के लिए कम से कम हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे तो 146 अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है, चलो इसके बाद में देख लेते हैं। अच्छा, ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, तो ये 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो है लिस्ट है 2019 की, ये आप यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी मार्क्स की डिटेल दी गई है, नाम वाइज, कि कौन स्टूडेंट था, कितना उसका मार्क्स था, कहाँ पे। ठीक है, तो ये रिटर्न के मार्क्स हैं, जैसे आउट ऑफ 700, ये जो है ये 200 में मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके जो मार्क्स दिए गए हैं, ये इंटरव्यू के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, ये टोटल मार्क्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फाइनल सिलेक्शन जो है इतने मार्क्स पे हुआ था। ये 2019 की लिस्ट है। ओके, इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये 2020 की लिस्ट है, इसमें 5 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था, इसमें ये इंटरव्यू मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा जो ये टॉपर था, फर्स्ट रैंकर्स, इसको जो है इंटरव्यू में मार्क्स केवल 92 मिले थे। इसका मतलब इनका इंटरव्यू जो है वो बिलो एवरेज था, और इंटरव्यू काफ़ी खराब गया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 140 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब ये है 140, या आप मान के चलिए अगर आपका 120 से 130 के बीच में मार्क्स रहता है तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अच्छा, इससे ऊपर मार्क्स आता है तो आप एक्सीलेंट स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे। ओके, इसके बाद में ये 2021 का कुछ रिजल्ट दिया गया है, इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स हैं ये आप देख सकते हैं, ये 140 मार्क्स थे। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट 136 मार्क्स थे। ठीक है, इसके बाद में ये और भी मार्क्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें बाद में आप एनालिसिस कर सकते हैं। ये हम कुछ एनालिसिस कर रहे हैं, इसकी स्टैट्स ड्रा किए हैं 2021 के मार्क्स की, और 2020 के मार्क्स की, और 2019 के मार्क्स की। तो आप स्टैट्स में देख सकते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट जा रहा है वो वही आपको 146 मार्क्स के लिए ही जा रहा है, या 150 मार्क्स के लिए होगा। ठीक है, यहाँ पे ये 146 मार्क्स के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से स्टैट्स आप देख सकते हैं। जो टॉप रैंकर था 2020 में, क्योंकि ये 2020 का डायग्राम है, तो 2020 में टॉप रैंकर्स के नंबर बहुत ही कम थे। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि टॉप रैंकर जो था 2021 में, उसके भी मार्क्स कम ही थे। ठीक है, लेकिन जो ये 2020, ये कौन सा है, 2019 का जो टॉप रैंकर था, ये इसके इंटरव्यू में भी टॉप मार्क्स थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप इंटरव्यू में टॉप मार्क्स लेके आए तभी आप टॉप कर सकते हैं। अगर आपका मेंस में अच्छा मार्क्स है तो भी आप कम नंबर पाके भी आप रैंक 1 ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका 120 से 130 के बीच में मार्क्स रहता है तो आप एक
एबव एवरेज स्टूडेंट या बोल सकते हैं एवरेज स्टूडेंट माने जाएंगे। ठीक है, अगर वो आपका 120 से नीचे मार्क्स रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं। लेकिन आपका 130 प्लस अगर मार्क्स आता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट गिने जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले इंटरव्यू पैटर्न समझ लेते हैं कि इंटरव्यू पैटर्न क्या है, फिर कैसे कैसे मार्क्स मिलते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू पैटर्न वही सेम है, नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉन टेक्निकल पार्ट जो होता है उसमें जनरल क्वेश्चन और हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा एक आईएएस ऑफिसर पूछता है। ठीक है, आईएएस ऑफिसर आपका चेयरपर्सन बन के आता है तो वही ये क्वेश्चंस पूछता है। तो जनरल क्वेश्चंस में आपके कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जनरली आपके डैफ से रिलेटेड ही होते हैं। ठीक है, आप अभी मेंस देने के बाद में आप डैफ भरेंगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसमें बहुत सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो जनरली ये यहीं से क्वेश्चंस रहते हैं और आपकी हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो आप हॉबी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि आपकी हॉबी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और यहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर होता है ये मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस वाला होता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए आप इसको ब्लफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसको हर फील्ड में लगभग नॉलेज अच्छी होती है। इसके बाद में जो आपका ये टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट में बेसिकली आपके जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं वो होते हैं जियोफिजिकल मेथड्स के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जियोफिजिकल मेथड्स, इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो आपका जो ग्रेविटी मेथड है, मैग्नेटिक मेथड है और ईएम मेथड है, इन तीन पे ज़्यादा ओरिएंटेशन रहता है उन लोगों का इंटरव्यू इंटरव्यू बोर्ड्स का। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप जो है साइस्मिक और साइस्मोलॉजी, इस पे भी आप मान के चलिए थोड़ा सा आपकी कमांड होनी ही चाहिए। ठीक है, साइस्मिक और साइस्मोलॉजी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, इसने से इतने से आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो इंटरव्यू होता है ये बेसिकली आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होता है, इसको पीटी बोलते हैं, इसीलिए कभी इंटरव्यू नहीं बोलते हैं, पीटी बोलते हैं। ठीक है, तो पीटी मतलब पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पे आप मान के चलिए आपका नॉलेज बहुत मैटर नहीं करता है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी जानने के लिए वो ये इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। तो पर्सनालिटी जानने के लिए आपकी हॉबी जो है बहुत अच्छी आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या हॉबी है या आप क्या क्या करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज वाइज जो टेक्निकल में अगर आप कुछ नहीं भी बता पाते हैं तो इतना ज़्यादा वो खराब इम्पैक्ट इसका नहीं जाएगा, लेकिन आप बेसिक्स पढ़ के ही केवल जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया है, प्री क्वालिफाई किया है तो हम उम्मीद करते हैं कि बेसिक आपको आता होगा, तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद में ये हमारा इंटरव्यू है, हम अपने इंटरव्यू के बारे में आपको कुछ डिटेल दे रहे हैं। ठीक है, ये इंटरव्यू हमारा नवंबर 8 को हुआ था। ठीक है, ये यूपीएससी भवन दिल्ली में ही हुआ था। ये आप हमारा जो फोरनून सेशन में था, 9 AM ऑनवर्ड्स था। इसके बाद में हमारा जो इंटरव्यू कॉल आया था वो 4th नंबर पे आया था, मतलब हमसे पहले 3 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो चुका था। इंटरव्यू जो हमारा चला था वो एवरेज 20 टू 22 मिनट्स चला था। यहाँ पे जो पैनल था उसमें 4 बोर्ड मेंबर्स थे, 4 बोर्ड मेंबर्स में एक आईएएस ऑफिसर थी पैनल हेड। ठीक है, और 3 जो है वो जियो साइंटिस्ट या प्रोफेसर थे। ठीक है, वो कहीं के या तो साइंटिस्ट रहे होते हैं या तो प्रोफेसर्स होते हैं, ये जो बाकी के बोर्ड मेंबर्स होते हैं। ये जो मोड ऑफ इंटरव्यू था वो ऑफलाइन था और जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। ठीक है, इंटरव्यू मार्क्स हमें 126 मिले थे, बोल सकते हैं एबव एवरेज मार्क्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है, बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं रहता है, आप मान के चलिए यूपीएससी जीएसआई के इंटरव्यू में अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं देन इट्स गुड, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हैं, हिंदी में बोलते हैं, तब भी ये ठीक ही है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में आंसर देने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्या है कभी कभी जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो साउथ इंडियन होते हैं या कहीं दूसरी जगह के होते हैं, तो वो कह देते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देना होगा, और अगर आप हिंदी में प्रैक्टिस करके गए हैं तो आपके बहुत ही खराब मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही हमेशा आंसर देने की प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आप ये प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं, किसी अपने दोस्त को अपने मार्क इंटरव्यू दे सकते हैं, या आप बाथरूम में जाके शीशे के सामने खड़े होकर आप बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, या आप किसी भी अपने सीनियर जूनियर को पकड़ लीजिएगा। ठीक है, उसको आप अपना मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद हम कुछ अगली डिटेल शेयर करते हैं अपनी। तो जो हमारा इंटरव्यू था उसके क्वेश्चंस क्या थे, जो हमारा जो आईएएस ऑफिसर थी वो एक लेडी ऑफिसर थी। तो आईएएस ऑफिसर ने हमसे क्वेश्चन पहला पूछा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप कभी भी बोर्ड में कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो यहाँ पे हम क्या बताए थे, हम अपना नाम बताए थे, यूनिवर्सिटी बताए थे, पीजी ईयर बताए थे, करंट इनरोल्ड इंस्टीट्यूट बताए थे और हॉबीज बताए थे। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने करंट इनरोल्ड इंस्टीट्यूट में हम अपनी पीएचडी के बारे में भी उनको इन्फॉर्मेशन दे दिए थे कि हम इस समय यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं। तो ये वाला पीएचडी वर्ड हम इसलिए यूज कर दिया कि इससे 2-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हमारे को पुट अप हो जाएंगे। तो तुरंत ही उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर रिसर्च टॉपिक। तो हमने अपना टॉपिक का नाम बताया। यहाँ पे हम टॉपिक का नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, बट हमने यहाँ पे फिर उसके बाद मेजर फील्ड बता दी कि हम साइस्मोलॉजी, ठीक है, साइस्मोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं। तो उसके बाद में उन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा, इफ यू गेट द जॉब यू विल यू लीव द पीएचडी। So I replied, yes, ma'am. My current need is job, so I will leave PhD. After that, she passes to the geoscientist professors for further evaluation. ठीक है, यहीं तक उनके क्वेश्चंस थे और इसके बाद उन्होंने अपना क्वेश्चन खत्म कर दिया। देखिए, यहाँ पे हमसे हॉबी से रिलेटेड उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन अगर आप प्रीवियस ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, 2021 में जिसका भी इंटरव्यू हुआ उसमें जो पैनल हेड थी लेडी, उनका शायद मन ना हो कभी हॉबी से पूछने का या कुछ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, तो उन्होंने हॉबी से रिलेटेड किसी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। लेकिन अगर आप बाकी का ट्रेंड देखोगे 2020 और 2019 या इससे पहले का, तो इसमें जो हॉबी थी इसको वो लोग ज़्यादा हॉबी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे और हॉबी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, ठीक है। तो ये आपका लक है कि हॉबी से क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, तो मान के चलिए आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये 2021 में जिनका जिनका इंटरव्यू हुआ है उनसे नहीं पूछा गया था हॉबी से कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो कुछ ये हैं, यहाँ पे लिख दिए हैं हम सारे क्वेश्चंस, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेशन एंड अर्थक्वेक सेismology। तो I told the answer in terms of active passive and in terms of डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो इन सबसे हमने इसका आंसर दे दिया था। उसके बाद में पूछा था हमसे व्हाट आर अर्थक्वेक सोर्स पैरामीटर्स, ठीक है, तो इसका भी आंसर हमने दे दिया था, बट कुछ हमारा आंसर इसका पार्शियल आंसर सही था, ठीक है। आई वॉज एबल टू आंसर इट पार्शियली। इसके बाद में उन्होंने पूछा कैन यू फाइंड द एपिसेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक यूजिंग 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंगल स्टेशन। तो इसका आंसर भी हमने दिया उनको, पहले यस दिया, उसके बाद में उनको डिटेल्ड एनालिसिस बताई कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने पूछा कैन वी डू सबसर्फेस एक्सप्लोरेशन यूजिंग गुड्स ट्रेन एज अ सोर्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला जैसे हम यहाँ पे एक्सप्लोरेशन साइस्मोलॉजी की बात किए थे तो एक्टिव सोर्सेज की बात किए थे, तो यहीं पे बात आ गई गुड्स ट्रेन की कि जो ट्रेन हैं उससे भी तो हमारी साइस्मिक एनर्जी जनरेट होती है, तो क्या हम वहाँ से सबसर्फेस एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमने दिया था यस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्टडीज ऐसी हुई हैं जहाँ पे ट्रेन को एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर आप लोग अपनी तरीके से देख लीजिएगा आपको क्या लेना है। उसके बाद में उन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा वो ये पूछा कि यूज ऑफ एक्टिव साइस्मिक इन ग्राउंड वाटर एक्सप्लोरेशन, ठीक है, तो ये भी हमने आराम से उनको बता दिया। विच मेथड इज यूज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, तो ये भी हमने उनको बताया, थोड़ा डिटेल में आंसर इसका दिया था। इसके बाद में उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमीटर। आई टोल्ड देम ब्यूटीफुल्ली अगेन ऑन व्हाट फैक्टर्स ग्रेविटी एनॉमली ऑफ स्फीयर डिपेंड्स। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे फैक्टर पूछे, तो फैक्टर में आप सिंपल सा वही चीज़ है, डेंसिटी बता सकते हैं, डेंसिटी कंट्रास्ट क्या है, डेप्थ क्या है, ठीक है, रेडियस क्या है। तो इन इन सारी चीज़ों पे जो है बेसिकली ये डिपेंड करता है, ओके, ग्रेविटी एनॉमली। तो आप ऐसे यहाँ पे पैरामीटर्स के नाम ले सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद में उन्होंने हमसे बोला राइट डाउन द फार्मूला फॉर ग्रेविटी एनॉमली ड्यू टू स्फीयर एंड दे गिव मी अ पेन एंड पेपर एंड इज आस्क्ड टू ड्रा द ग्रेविटी एनॉमली कर्व फॉर फ्यू ज्योमेट्रिकल शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे फाल्ट का ग्रेविटी एनॉमली बनवाया, स्फीयर का ग्रेविटी एनॉमली बनाया। याद रखिए वहाँ पे आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं, आपको पेन और पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसका आंसर पेन और पेपर से देना पड़ेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा वो ये था कि विच जियोफिजिकल मेथड इज यूज्ड इन डेलिनिएशन ऑफ आयरन ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका आंसर दिया था कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे कुछ मैग्नेटिक कोर्स होती हैं लाइक हेमाटाइट, तो उसमें क्या है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, ससेप्टिबिलिटी वगैरह, तो उसको इससे आइडेंटिफाई जनरली नहीं हम कर पाते हैं। तो उन्होंने तुरंत ये पूछा, he said okay which physical property is measured in magnetic method। I said susceptibility। then they asked okay then how will you find the magnetic anomaly in hematite deposit। so I said in case of hematite we can use EM method, ओके। दे आस्क फॉर सम डिटेल, आई गेव द डिटेल्स, ठीक है। आप लोग अपना आंसर इसको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद में उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ईएम मेथड, तो हमने उसको प्रिंसिपल को अच्छे से डिफाइन किया। इसके बाद में उन्होंने पूछा व्हाट आर एडी करंट्स। तो एडी करंट जैसे ही हमने बताया उन्होंने कहा ड्रा इट ऑन पेपर, तो हम पेपर लिए और पेपर पे इसको ड्रा किए, ठीक है। वहाँ पे पेन पेपर आपको मिल जाता है। तो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ जियोफिजिकल मेथड कैन बी यूज्ड फॉर डेलिनेशन ऑफ ग्रेफाइट और डिपॉजिट्स के बाद में उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो इन सारे क्वेश्चंस के हमने आंसर दिए। यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए थे, जैसे आप शुरुआत में ही जो क्वेश्चंस थे
ठीक है, एक तो ये गुड स्ट्रेन का बहुत अच्छा आंसर हमने नहीं दिया था। ठीक है, कैन भी था तो इसका आंसर यस था, लेकिन उसके बाद डिटेल में हम थोड़ा सा फंस गए थे और इसका आंसर हमने पार्शियली करेक्ट दिया था। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस के आंसर लगभग में सही थे, बट मे भी कुछ उनको कम सही लगा हो, तो इस वजह से हमको जो मार्क्स थे वो 126 मार्क्स दिए। इसके बाद में जब हमारा इंटरव्यू ओवर हो गया तो आईएएस जो था उन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, डू यू वांट टू आंसर एनीथिंग एल्स और इज इट सफिशिएंट। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि आपका इंटरव्यू हो गया है वैसे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपसे कुछ और पूछा जाए। तो इसका आंसर एक्चुअली हम क्या ही देते, तो इसके लिए हम ये बोल दिए, आई सेड इट्स ऑल अप टू द बोर्ड मेंबर्स, इफ बोर्ड डिसाइड्स टू आस्क मी सम more questions, then I will answer those with best of my knowledge. Else, it is sufficient. Then the chairperson said, "Okay, Pawan, thank you. Your interview is over. You may leave now. All the best." ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है हमको इस वजह से 2-4 मार्क्स कम दे दिए गए हों इस क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा जो है लिटिल एरोगेंस शो हो गया। अब एट दैट टाइम हमको कुछ पता नहीं, हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम इसका आंसर क्या दें। तो जो हमें समझ आया था वो हम आंसर आपको दे दिए थे। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बाकी के हमारे कुछ फ्रेंड्स जो थे उन्होंने क्या किया, इसके आंसर में बोल दिया कि हम कुछ वेल लॉगिंग से रिलेटेड आंसर बताना चाहेंगे, हम कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग से आंसर बताना चाहेंगे। आप कोई भी यहाँ पे उनको टॉपिक बता सकते थे कि आप इस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी हमको लगा ये, कि अगर हम उनसे बोल रहे हैं कि आप वेल लॉगिंग का क्वेश्चन पूछिए, आप सिग्नल प्रोसेसिंग का क्वेश्चन पूछिए, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग क्वेश्चन पूछ नहीं पाए हैं अपने हिसाब से सफिशिएंट। तो आप उनको एडवाइस कर रहे हैं कि यहाँ से पूछिए। तो हमको ये लगा कि ये भी एरोगेंस हो सकता है एक तरीके से, एक तरीके से ये भी एरोगेंस हो सकता है। तो ये आपका पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, आपको जो समझ में आया आप वहाँ पे आंसर दे दीजिएगा इसका। ठीक है, तो ये इतना ही इंटरव्यू था हमारा। इसके बाद में इंटरव्यू ओवर हो गया। तो अब आपको हम इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दे दे रहे हैं, क्योंकि हमने कई सारे इंटरव्यू दिए हैं, तो वहाँ से जो हमको एक्सपीरियंस मिला है उन्हीं से हम आपको कुछ टिप्स देना चाह रहे हैं। तो जो जीएसआई का इंटरव्यू है उसके लिए आपको एक डैप फॉर्म मिलेगा, डैप फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, तो आप थोरोली डैप फॉर्म को आप अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि आपने उसमें क्या पॉइंट कहाँ पे क्या मेंशन किया है। रिमेंबर एवरी पॉइंट ऑफ योर डैप। ओके, क्योंकि वहाँ पे जब इंटरव्यू हो रहा था तो पैनल के पास में आपका डैप ही होता है केवल। उस डैप, वही डैप ही उनके लिए सीवी है। ठीक है, तो उसमें आपकी सारी डिटेल्स रहती हैं, तो आप वहाँ पे कुछ भी ब्लफ नहीं करने की कोशिश करिएगा। तो फिल योर हॉबी वेरी केयरफुली। दूसरा पॉइंट जो ये है कि आप अपनी हॉबी जो उसमें फिल करिए वो बहुत ही केयरफुली भरिए। ठीक है, क्योंकि हॉबी से बहुत जल्दी आप फंसाए जाते हैं। जैसे आपने, बहुत लोग भर देते हैं कि प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन उसके बाद उनसे पूछ लिया गया कि कोई भी मैच का नाम ले लिया रैंडम, इस मैच में कौन क्रिकेट था, कौन कैप्टन था, या ये मैच कहाँ हुआ था। तो आपको इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, या जो भी आपकी हॉबी है आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसके बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन गैदर करिए। तो ट्राई टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ योर हॉबी एज मच एज पॉसिबल, थिंक एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, इसको कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि ये सब क्या है, आप अपनी हॉबी से ही अगर क्वेश्चन नहीं बता पाए तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, और ध्यान रखिए, डू नॉट ब्लफ। A chairperson is an आईएएस ऑफिसर एंड हैज मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो एक तो यही है कि आईएएस ऑफिसर है तो उसको लगभग हर फील्ड की नॉलेज ही होती है। दूसरी चीज ये है वो मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस का भी होता है, तो आप इसको ब्लफ नहीं कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप कॉन्फिडेंस अपने आप को फील करिए। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट एट एवरी पॉइंट। आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उसको कॉन्फिडेंस से बोलिए। और दूसरी चीज ये है, लर्न टू से सॉरी इफ यू डू नॉट नो द आंसर। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप उसको सीधा सीधा सॉरी बोल दीजिएगा, इट्स ऑल राइट। ठीक है, ये चलेगा, बट आप ब्लफ करने की कोशिश मत करिए। ये चीजें तो हो गई जो आपको ध्यान रखनी थी। और दूसरी चीज ये है, यहाँ पे जो इंटरव्यू है वो पीटी है ना, पर्सनालिटी टेस्ट। तो पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी क्या है, तो आप कंट्रोल योर हैंड मूवमेंट एंड कीप अ सॉफ्ट स्माइल ऑन योर फेस व्हाइल आंसरिंग। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, आप बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट मत करिएगा। हैंड मूवमेंट या बॉडी मूवमेंट आप अगर बहुत ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप नर्वस फील कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे नर्वस फील नहीं करना है, आपको हैंड मूवमेंट को अच्छे से हैंडल करना है, और साथ ही साथ एक सॉफ्ट स्माइल आपको रखना है। आप कभी भी वहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड टाइप का ना लगने लगे कि यार ये तो हमको आ ही नहीं रहा, ये तो हमको आ ही नहीं रहा, आपको ऐसा नहीं लगना है। ठीक है, इस चीज का आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। योर बॉडी पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी इंटरव्यू। आपको बॉडी पोस्चर क्या है, आपको अगर लगता है कि आपका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को मॉक इंटरव्यू दे के देख लीजिएगा, या कहीं से आप वीडियो कॉल्स पे आप इंटरव्यू दे के देख लीजिएगा। ठीक है, आप अपने सीनियर जूनियर किसी को भी ले सकते हैं, वहां से आप क्या है कि आप डायरेक्टली वीडियो कॉल करके उसको अपने बॉडी पोस्चर की एनालिसिस करवा सकते हैं कि आपको बॉडी पोस्चर क्या रहता है, बैठने का क्या रहता है, किस तरीके से। ठीक है, क्योंकि वो आपकी। और हाँ,
ये आप उसी फ्रेंड के साथ करिए जो कम से कम ईमानदार हो, आपकी कमियाँ आपको बता सके। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये ऐसे के साथ में किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी कमियों को छिपा ले रहा है कि चलो ठीक है जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग काम करिएगा, बॉडी पोस्चर के ऊपर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके। अगर आपके चेहरे पे खुशी है तो इसका मतलब क्या है, आप जो है कम से कम कॉन्फिडेंस आपका जो है हाई है, इसका मतलब। ठीक है? अगर आप जो है आपका मुंह बन जा रहा है किसी भी क्वेश्चन पे, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है? लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद में क्या है, आई कांटेक्ट आप अच्छे से बनाइए, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कम से कम उसके साथ आई कांटेक्ट बनाइए अच्छे से। ठीक है? तो मेक आई कांटेक्ट विद द बोर्ड मेंबर्स। ठीक है? इट बिल्ड्स द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो जब आप आई कांटेक्ट बनाएंगे तो एक तो ये ट्रस्ट बिल्ड करता है दोनों के बीच में, जो भी एक एग्जामिनर और एग्जामिनी दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आता है, बूस्ट होता है। और उसको भी लगता है, एग्जामिनर को भी, अगर उसको उसका आंसर नहीं पता है फिर भी उसने क्वेश्चन पूछ लिया है, आप बता रहे हैं, तो ये एक तरीके से ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है आपका आई कांटेक्ट। तो आप इन चीज़ों की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है? आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है कि आप बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और साथ ही साथ आपका जो आई कांटेक्ट है, तो इन तीन चीज़ों पे आप लोग थोड़ा सा काम कर लीजिएगा। ये हर इंटरव्यू में आपके काम आएंगे। कोई भी आपको इंटरव्यू देना है, आप ये तीन चीज़ें आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपका बॉडी पोस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट। ठीक है? ये हर जगह एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो ये थी कुछ टिप्स। अगर आपको कुछ और कमी लगती है या आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है? हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको हम जो भी डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं या जो भी हमारा पर्सनल कांटेक्ट है। आप शुरुआत में फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हम लिंक्स दिए थे, आप वहाँ से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप मैसेज या फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।